हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तीसरे चैप्टर की। तीसरा चैप्टर आपका क्या रहेगा? मोशन। मोशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल पूर्वक। आपको एक काम करना है, आने वाली 15 से 20 मिनट आपकी और आने वाला कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। फिजिक्स में आपका चैप्टर रहेगा मोशन। मोशन चैप्टर फिजिक्स की क्या है? नींव है। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो आज हम चालू कर रहे हैं गति चैप्टर। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन, मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। डिटेल पूर्वक पढ़ाते जाऊंगा। गति के तीनों समीकरण, गति कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मोशन और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। डिटेल पूर्वक ध्यान करें और फुल फोकस के साथ ध्यान से बैठें, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन। उससे पहले मैं आपके लिए एक टॉपिक समझाने जा रहा हूं। वो टॉपिक क्या है आपका? पोजीशन। क्योंकि गति चैप्टर आप पढ़ेंगे तो मोशन के अंतर्गत हमें पोजीशन तो भी देखनी है अपनी, कि हमारी पोजीशन क्या है। देखो, आपका पहला टॉपिक रहेगा पोजीशन। पोजीशन को कहते हैं स्थिति, सिचुएशन। आज हम बात करेंगे स्थिति की, कि हमारी स्थिति कैसी है गति के अंदर। गति क्या होती है? जब किसी कण की या जब किसी कण में हम टाइम के साथ कुछ परिवर्तन करें, वो आपकी होती है गति। या कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में हम उससे गति कराना चाहें तो टाइम के साथ ही तो कराएंगे, वही आपकी मोशन होती है, गति होती है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ेंगे पोजीशन यानी स्थिति। अब देखो स्थिति क्या होती है आपकी, ध्यान से देखो। स्थिति बताने वाला हूं मैं आपके लिए, यानी पोजीशन वेक्टर में आपके लिए बताने वाला हूं, स्थिति सदिश बताने वाला। आपने पढ़े होंगे शुरू से ही, 9th क्लास से ही, कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष। वेक्टर चैप्टर के अंदर यदि वेक्टर का नाम आ जाए तो उसमें 3 अक्षों का रोल होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। जो मैंने वेक्टर चैप्टर के अंदर आपको डिटेल पूर्वक पढ़ा रखे हैं, इनमें चैप्टर में मैं आपको कवर कराते जाऊंगा। ऐसा नहीं छोड़ के जाऊं, कवर कराऊंगा। ध्यान से देखो, ये होता है आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और ये आपका क्या होता है? वाई अक्ष। ये आपका क्या होता है? जेड अक्ष। यहां तक आपको कंप्लीट पता होगा। ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष, ये होता है आपका जेड अक्ष। एक्स अक्ष के साथ क्या आता है? कौन सा आता है? वेक्टर का सिंबल, वो आता है आपका आई कैप। हमेशा एक्स अक्ष के साथ आई कैप आएगा, वाई अक्ष के साथ हमेशा जे कैप आएगा और जेड अक्ष के साथ हमेशा के कैप आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए। ध्यान से देखो, यदि मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूं तो मैं यहां से आगे सबसे पहले मैं आपके लिए निकालूंगा इनकी पोजीशन। पोजीशन क्या है? पोजीशन है एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष की पोजीशन निकालनी है मुझे। तो पोजीशन एक्स, वाई और जेड। ओके, यहां तक कंप्लीट। हमें निकालना है उनका मैग्नीट्यूड। तो आर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों का, यानी तीनों अक्षों का। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पोजीशन यानी स्थिति ज्ञात करनी है तीनों अक्षों की। एक्स अक्ष के साथ आई कैप, वाई अक्ष के साथ जे कैप और जेड अक्ष के साथ के कैप। ध्यान से देखते जाइए। अब मैं निकालूंगा उनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, पोजीशन पी वेक्टर का। ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पोजीशन निकालेंगे। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर में क्या आ जाएगा? एक्स के साथ क्या आ जाएगा? आई कैप। ये हो गया आपका आई कैप, प्लस में क्या आ जाएगा? क्योंकि जोड़ेंगे हम तीनों अक्षों को। वाई अक्ष के साथ क्या आ जाएगा? जे कैप और जेड अक्ष के साथ भी क्या आ जाएगा? के कैप। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो यहां से आगे, यदि मैं दोनों का होल स्क्वायर निकालूं तो आपने एक मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मैग्नीट्यूड इक्वल में क्या होता है? ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में
2ab cos थीटा। ये आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा, जो मैंने आपके लिए दो सदिशों की सदिश का मैग्नीट्यूड निकलवाया होगा। उस चैप्टर में मैंने आपके लिए पढ़ाया r बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ओके, यदि मैं यहां से मोड हटाऊंगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लग जाएगा तो ध्यान से देखते जाइए, r वेक्टर बराबर में अंडर रूट एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड कैप है। ये होता है पोजीशन वेक्टर या पोजीशन स्थिति। r वेक्टर बराबर में अंडर रूट आई किसके साथ आ रहा है, एक्स अक्ष के साथ, जे किसके साथ आ रहा है, वाई अक्ष के साथ, और के कैप किसके साथ आ रहा है, हमेशा आता है जेड अक्ष के साथ। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर आई अक्ष, मेरा मतलब आई कैप जो डोल रहा है और वहां पर आपका एक्स अक्ष है। जहां पर एक्स अक्ष आएगा वहां पर हमेशा आई कैप आएगा ही आएगा, वहां पर वाई अक्ष है वहां जे कैप आएगा, और जहां पर आपका जेड अक्ष है वहां पर क्या आएगा, के कैप आएगा ही आएगा। ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर या पोजीशन स्थिति। ये होती है आपकी स्थिति पोजीशन की, ठीक है। इसे कॉपी में नोट कर लेना। यहां तक कंप्लीट। अब मैं चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं। ये आपको फिगर बना लेना है, इसको आपको लिखना नहीं है, ये मैंने लिखा दिया है पहले ही वेक्टर चैप्टर में। आपको सबसे पहले ये फिगर बनाना है, फिर आपको इस प्रकार से जो मैंने अपने लिखाया है इस प्रकार से आपको लिख लेना है अपनी अपनी कॉपी में ध्यान से। या आप यहां से अंडर रूट हटाना चाहें तो अंडर रूट हटा के क्या मेकअप करना चाहते हैं इस फॉर्मूले में, तो अंडर रूट हटा के आर वेक्टर बराबर में आप लिख सकते हैं कोष्टक में एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप बराबर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगी पावर, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 हाफ, ठीक है। ये होता है हाफ, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। एक बार स्क्रीनशॉट ले जल्दी से जल्दी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बात करने वाला हूं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से देखते जाइए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब कॉन्सेप्ट है। अक्सर टीचर क्या करते हैं कि डायरेक्ट मोशन की डेफिनेशन लिखाएंगे और डायरेक्ट टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति कितने प्रकार की होती है उससे बता देते हैं। एक भी में गति यानी 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इनको कवर करा देते हैं, एवरेज वेलोसिटी करा देते हैं, फिनिश चैप्टर। ऐसा हमें नहीं करना है चैप्टर के साथ, क्योंकि हम एक से एक कॉन्सेप्ट कराते जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीक लेवल से बताते जाऊंगा। सेकंड टॉपिक रहेगा आपका निर्देश तंत्र। क्या रहेगा, निर्देश तंत्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो फ्रेम और रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम बताते हैं निर्देश तंत्र की डेफिनेशन। निर्देश तंत्र क्या होता है, ध्यान से देखते जाइए। निर्देश तंत्र होता है आपका कि वह निकाय है जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का यानी कण की पोजीशन का अध्ययन किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। दोबारा से मैं आपके लिए बता रहा हूं डेफिनेशन। वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो ये आपका क्या है, एक ठेला है। इस प्रकार से मैं ठेला बना देता हूं कुछ इस प्रकार का, तभी ये समझ में आ पाएगा आपका टॉपिक। ये है आपकी 2 पहियों वाली गाड़ी। अरे बन जा, हाँ ये है, ये इसके टायर हो गए। इसमें बैठा है चीनू और यहां पर खड़ा हुआ है मीनू। इसको मैं दे देता हूं नाम ए, इसको नाम दे देता हूं मैं बी।
इसी से आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ध्यान से देखते जाइए। अब देखो ये चीनू है, मैंने इसको नाम दे दिया ए, ये मीनू है, मैंने इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये इस गाड़ी में बैठा हुआ है, ट्रेवल कर रहा है इस गाड़ी में, तो ये गाड़ी चल रही है, या गाड़ी कह सकते हैं, ट्रक कह सकते हैं, या बस कह सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ये चीनू इस गाड़ी में बैठा हुआ है, तो इसके लिए गाड़ी ब्रह्म अवस्था में नहीं है। बट मीनू के अकॉर्डिंग चीनू क्या है, ब्रह्म अवस्था में है। क्या है, ब्रह्म अवस्था में है, क्योंकि वो एक सेफ साइड में सीट पर बैठा हुआ है। और मूविंग कौन कर रही है, यानी दौड़ कौन रही है, उसकी बस दौड़ रही है या उसका ठेला दौड़ रहा है। तो वो कह रहा है यू आर मूविंग, और ये कह रहा है मैं मूविंग नहीं हूं, मैं दौड़ रहा नहीं हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म अवस्था में हूं, मेरे द्वारा तय की गई वेलोसिटी 0 है। क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रह्म अवस्था में बैठा हुआ बंदा है, क्योंकि ये सीट पर बैठा हुआ है, ना कि ये चल रहा है पैदल। ऐसे चलते हैं तब होती है तय की गई मतलब तय की गई द्वारा दूरी। तो इसने कोई भी दूरी तय नहीं की है, क्योंकि ये एक बस में बैठा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पर ये कह रहा है यू आर मूविंग, तुम दौड़ रहे हैं, और ये चीनू कह रहा है मीनू से, क्योंकि मैं ब्रह्म अवस्था में हूं। अब देखो मैंने आपके लिए एक शब्द बोला था निर्देश तंत्र, और उसकी डेफिनेशन भी बोली थी कि वह निकाय, निकाय किसका काम कर रहा है, ये बस है निकाय, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। ये होता है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपके लिए मीनू और चीनू के अकॉर्डिंग समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि मीनू के अकॉर्डिंग चीनू क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, बट चीनू के अकॉर्डिंग मीनू दौड़ नहीं रहा है, क्योंकि वह ब्रह्म अवस्था में ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि उसके लिए ब्रह्म अवस्था में कौन है, चीनू है, बट उसकी बस दौड़ रही है, क्योंकि वह ब्रह्म अवस्था में है। ठीक है, और मीनू वहीं पर खड़े खड़े देख रहा है, और चीनू मजे ले रहा है, ब्रह्म अवस्था में कोई भी दौड़ नहीं रहा है। यदि मीनू दौड़ना प्रारंभ कर दे तो ये चीनू कहेगा यू आर मूविंग, तुम दौड़ रहे हो। यदि ये मीनू उसी जगह से, उसी प्लेस से दौड़ना प्रारंभ कर दे, यहां से लेके यहां तक उसने दूरी तय कर ले, दूरी कर ले हुआ 5 मीटर, और यहाँ पर आ जाए, इस प्लेस पर आ जाए, तो इसकी द्वारा तय की गई दूरी कोई ब्रह्मावस्था में नहीं होगी, क्योंकि इसने यहां से लेके यहां तक बी बिंदु से सी बिंदु तक दूरी तय कर ली है, क्योंकि वह ब्रह्मावस्था में नहीं होगा। ठीक है, यह है इसका कॉन्सेप्ट कि वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ब्रह्म अवस्था का सिंपल सी बात है, यदि गतिमान अवस्था में तो दौड़ रहा होगा, सिंपल सी बात है, और ब्रह्म अवस्था में है तो उसके द्वारा किया गया कार्य या इसके द्वारा किया गई तय की गई दूरी डिस्टेंस 0 ही होगी। ये आपको सिंपल से पता होना चाहिए। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ध्यान से देखते जाइए। डेफिनेशन इसकी क्या है, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है एज अ फैक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ब्रह्म अवस्था में है तो किया गया कार्य किए गई मतलब तय की गई दूरी कितनी होगी, 0। मैं लिख देता हूं, यदि ब्रह्म अवस्था में है तो तय की गई दूरी कितनी है, 0। यदि गतिमान अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है तो तय की गई दूरी नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगी। ठीक है, ये सिंपल सी पता होनी चाहिए आपको बात। ठीक है, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ब्रह्म अवस्था में होगा तो 0 होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि तय की गई दूरी 0 होगी, और गतिमान अवस्था में होगा तो 0 नहीं होगी। अब मैं आपके लिए बताता हूं टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति कितने प्रकार की होती है उसके बारे में मैं आपके लिए बताता हूं। यदि डेफिनेशन आप लिखना चाहें, अपनी कॉपी में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर। चीनू मीनू का कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है,
अब देखो यहां से आगे आने वाला है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। ध्यान से देखो, गति के प्रकार कितनी होती है, कितने प्रकार की गति होती है। हवाई जहाज कौन सी गति में उड़ता है, मतलब कौन सी गति फॉलो होती है उसके लिए। जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है ना, तो वह आकाश में उड़ता है, वो 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। जैसे पंछी उड़ते हैं, वो भी आपकी क्या हो गई, 3 डायमेंशनल मोशन हो गई। यदि एक सीधी लाइन में मतलब रेल गति कर रही है, तो वो कौन सी गति हो गई, 1 डायमेंशनल मोशन हो गई, ठीक है। और एक समतल में कोई मतलब अपनी अक्ष पर घूम रहा है, नागिन लपेटा मार रहा है, तो वो आपकी क्या हो गई, 2 डायमेंशनल मोशन हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। और मतलब चुपके से ही पूछ लेता है एग्जाम्पल में कि यदि आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है तो कौन सी गति होगी, यदि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो कौन सी गति होगी, कौन सी नहीं होगी। तो वो आपके ऊपर है, मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट करा देता हूं। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। ध्यान से देखते जाइए, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गति के प्रकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले आपकी आती है एक विमीय गति, सेकंड आती है द्विविमीय गति, थर्ड आती है आपकी त्रिविमीय गति। पहले आपकी आती है एक विमीय गति, एक विमीय गति। दूसरी आती है आपकी द्विविमीय गति, द्विविमीय गति। तीसरी आती है आपकी त्रिविमीय गति। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, 1 डायमेंशन मोशन। द्विविमीय गति को कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। त्रिविमीय गति को कहते हैं 3 डायमेंशन मोशन। इंग्लिश में लिख दिया है मैंने शॉर्ट में। अब देखो, मैं आपके लिए एक एक से डेफिनेशन बताते जाऊंगा, उनके एग्जांपल भी बताते जाऊंगा। एक विमीय गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा को मानकर सीधी फोकस गति करे। जैसे ये आपका ए बिंदु है, ए बिंदु यहां से लेकर यहां तक जाना चाहता है, तो वो ऐसे नाक लपेटा डांस नहीं करेगा, ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, वो डायरेक्ट सीधा जाएगा, एक सरल रेखा के अनुदिश ही जाएगा। वो आपकी क्या होगी, एक विमीय गति होगी, ठीक है। उसके बाद है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, जब कोई वस्तु समतल में गति कर रही हो तो उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। त्रिविमीय गति क्या होती है, आकाश के अनुदिश जो कोई वस्तु गति करती है, या जो कोई मतलब पंछी गति करते हैं, ये एग्जांपल है। यदि कोई आकाश में कोई पंछी गति कर रहा है तो वो कौन सी गति होगी, वो होगी आपकी 3 डायमेंशनल मोशन। तीनों की आपकी डेफिनेशन मिल जाएगी, स्क्रीन पर ही मिल जाएगी ऑटोमेटिक। जो मैंने आपके लिए डेफिनेशन बोली है वही आपके लिए कॉन्सेप्ट में मिल जाएगी। ये होता है आपका यहां तक कॉन्सेप्ट क्लास खत्म। अब इनके एग्जांपल आते हैं। एग्जांपल क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं एक विमीय गति के। एक विमीय गति का एग्जांपल मिलता है, यदि कोई रेलगाड़ी एक अपनी पटरी पर सीधे गति कर रही है तो वो कौन सी गति होगी, वो होगी आपकी एक विमीय गति। दूसरी आती है आपकी द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, यदि कोई मतलब अपने अक्ष पर ही घूम रहा है समतल में, वो आपकी कौन सी होगी गति, वो होगी आपकी 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन होगी यदि कोई आकाश में कोई पक्षी गति कर रहा है या हवाई जहाज उड़ रहा है आकाश में, तो वो कौन सी गति होगी, वो होगी आपकी 3 डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा वो मुझे बताएं कमेंट में। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा मैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, क्या अंतर नहीं होता है, क्या डिस्टेंस बड़ी है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा है। फोकस के साथ पढ़ेंगे हम अगली क्लास को। ये तो जलवा है, ये तो मतलब हलवा था जो मैंने आपके लिए बता दिया है। और जलवा क्लास सेकंड आएगी। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।